तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नागदौरी यात्रा के लिए या नागदारी यात्रा के बारे में। तो बताते हैं आपको नागदौरी यात्रा कैसी रहेगी और इसके लिए आपको कहाँ कहाँ से जाना है। तो काफ़ी सारे रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता नागपुर से होकर जाता है, दूसरा रास्ता छिंदवाड़ा से होते हुए जाता है, तीसरा रास्ता आपको पिपरिया से होते हुए जाता है। पिपरिया वहाँ से 40 किलोमीटर समथिंग आती है। ज़्यादातर लोग यात्रा में जाने वाले महाराष्ट्रियन होते हैं और वो नागपुर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो नागपुर से ज़्यादातर यात्री जाते हैं। और नागपुर के ही काफ़ी सारे वहाँ भंडारे भी होते हैं या वहाँ धर्मशाला ही नागपुर वालों की तरफ से ही होती है। तो गाइस, नागदौरी जाने के लिए दो तरीका का पैटर्न है। एक होता है डायरेक्ट यात्रा और दूसरी होती है पैदल यात्रा। आपको पैदल यात्रा जाना है तो आपको मुल्ताई होते हुए जाना पड़ेगा, और आपको डायरेक्ट जाना है तो पचमढ़ी से धूपगढ़ और धूपगढ़ से नागद्वारी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे पैदल यात्रा के बारे में, या पैदल यात्रा किस तरीके से की जाए और क्या क्या रास्ते पड़ते हैं। आज इसके बारे में हम बात करेंगे मोस्टली। तो चलो आज शुरुआत करते हैं पैदल यात्रा के बारे में। तो गाइस, पैदल यात्रा में जाने के लिए सबसे पहली बात आपको यहाँ से मुल्ताई जाना होता है। मुल्ताई स्टेशन के पास जाना होता है, और मुल्ताई स्टेशन से आपको बस, ऑटो या कुछ भी लेकर आपको धनगौड़ी पहुँचना पड़ता है। धनगौड़ी इलाके में मंदिर है, जहाँ लोगों की मान्यता है कि वहाँ उनकी इच्छाएं पूरी होती है, इसीलिए पैदल यात्रा में फर्स्ट टाइम धनगौड़ी जाते हैं। सेकंड में धनगौड़ी से 1 या 2 किलोमीटर अंतर पे और 2 मंदिर है, छोटे छोटे 2 मंदिर है, जिसे डोमनशेष और मोतनशेष इस तरीके का भी कहा जाता है। महाराष्ट्रियन लोगों की मान्यता है कि वहाँ झूला चढ़ाने से, छोटे छोटे चांदी के झूला चढ़ाने से अपने घर में संतान होती है। तो ऐसी काफ़ी सारी मान्यताएं है, इसलिए लोग वहाँ पे भी जाते हैं। और वहाँ कढ़ाई प्रसाद भी करते हैं। कढ़ाई प्रसाद मीन्स एक शीरा बनाया जाता है, रवे से बनने वाला एक शीरा प्रसाद होता है, वो वहाँ चढ़ाते हैं। ऐसी वहाँ के महाराष्ट्रियन लोगों की मान्यताएं है। उसी के साथ साथ वो वहाँ से पूजा करने के बाद आगे जिन लोगों को डायरेक्ट यात्रा कंटिन्यू करनी होती है, वो बोरदई रेलवे स्टेशन से होते हुए पिपरिया स्टेशन जाते हैं, और पिपरिया स्टेशन से होते हुए पचमढ़ी के लिए चले जाते हैं। ये सिर्फ 5 या 10% ही लोग करते हैं, बाकी के लोग कंटिन्यू पैदल यात्रा में होते हैं। तो गाइस, धनगौड़ी इलाके से आपको जिप्सियाँ मिल जाएंगी, ट्रैक्स मिल जाएंगे या लोडिंग गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जिससे आप दमुआ जा सकते हो या जुन्नारदेव जा सकते हो। तो मोस्टली लोग 60% लोग दमुआ से जाते हैं, 40% लोग जुन्नारदेव से जाते हैं। ये दोनों ही जगह से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। तो आगे बताते हैं आपको कि वहाँ से 40 या 50 रुपये वहाँ से लेते हैं दमुआ के लिए। और दमुआ आप जाने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे, प्रसादी, वहाँ भक्तगणों का छोटा सा मेला, काफ़ी लोग वहाँ पे आपको दिखेंगे नागदौरी यात्रा वाले, और काफ़ी अच्छा भरा माहौल लगेगा आपको। वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दमुआ से आगे कंटिन्यू करते हुए लोग पैदल काजड़ी गांव के तरफ निकलते हैं। काजड़ी से ही यात्रा शुरू होती है। तो गाइस, दमुआ से होते हुए जो भी श्रद्धालु है वो पैदल चलते हुए, पूरे दिन भर पैदल चलते हुए, जो भी उनको रास्ते में गांव मिले वहाँ वो अपना स्टे करते हैं। पहला दिन, सेकंड डे या थर्ड डे, श्रद्धालु के हिसाब से वो डिपेंड करता है। या जिनको डायरेक्ट जाना हो तो आजकल वहाँ गाड़ियाँ भी शुरू हो चुकी है, पर मोस्टली लोग गाड़ियों से जाते हैं नहीं।
तो पैदल यात्रा में जाने का क्या महत्व है, मैं आपको वो भी समझा दूँ। पैदल यात्रा में जाते हुए काफ़ी सारे टेम्पल्स लगते हैं, मंदिर लगते हैं, जिसे आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो या घूम सकते हो, नेचर को समझ सकते हो। काफ़ी सुंदर सुंदर रास्तों से, छोटे छोटे गांव से, कीचड़ से होते हुए और बारिश का फुल मज़ा लेते हुए श्रद्धालु पैदल 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 चलते हैं। और चलते चलते नारायण देव, नवनाथ मंदिर, नागठाना, कालियानाग, आलमोद गाँव, झालमोद गाँव, जम्मूदीप बाबा, ऐसे सारे इलाकों से होते हुए भंडारे प्रसाद खाते हुए और अपना स्टे लेते हुए बीच बीच में वह कच्ची दारू, मतलब जिसे शराब भी कहा जाता है, मुआ बोलते शायद से, तो गाइस उसका सेवन करते हुए और छोटे छोटे वहाँ दुकानें लगती है, वहाँ ककड़ियाँ मिलती है, झुनका भाकर मिलता है, वहाँ आपको सरसों का साग, मक्के की रोटियाँ, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी रास्तों पे आपको मिलती जाएंगी और आप उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जाओगे। गाइस यात्रा इतनी सुंदर है कि आप कहीं पे भी थकोगे नहीं, फुल एंजॉय करते हुए जाओगे। महादेव का नाम सिमरन करते हुए आप कब यात्रा के समीप पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं पड़ेगा। जो फैमिलीज़ लेके आते हैं वो स्टे लेते हुए जाते हैं, जैसे कि पहले दिन रुक जाएंगे नारायण देव के पास, दूसरे दिन रुक जाएंगे कालियानाग के पास, तीसरे दिन रुक जाएंगे झालमोट में या आलमोट में, तो उसके बाद काजड़ी में। काजड़ी से मेन यात्रा शुरू होती है। और जो यंगस्टर होते हैं वो पहले ही दिन नागठाना पहुंच जाते हैं और दूसरे ही दिन वो काजड़ी पहुंच जाते हैं और काजड़ी से तीसरे दिन यात्रा अपनी प्रारंभ करके घर के लिए भी निकल जाते हैं। मतलब 2 या 3 दिन में उनकी यात्रा पूरी हो जाती है। पर जो फैमिलीज़ को लेके आते हैं उनकी यात्रा हफ्ते भर की हो जाती है। वो आराम करते हुए, खाते पीते हुए और नेचर को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आलमोद झालमोद, जैसे आलमोद जो है वहाँ मोस्टली आपको पता होगा फन्नस की सब्ज़ी, तो वो एक इलाका है जहाँ फन्नस के पेड़ पाए जाते हैं और हर जगह आपको एक ही सब्ज़ी मिलेंगी और लोग वहाँ रुकते भी इसलिए है। एक गांव है, वहाँ गांव में छोटे छोटे जगह 30-30 रुपये में आपको स्टे मिल जाएगा रहने के लिए। होटल, जैसे कि आप होटल बोल सकते हो, पर वो होटल ना होते हुए गांव वालों के घर होते हैं जहाँ आपको रात को रुकना पड़ता है। और वो लोग पर पर्सन 50 रुपये या 30 रुपये चार्ज करते हैं एक रात को रुकने का। तो गाइज़ वहाँ आपको गंजी लेनी होती है, चूल्हा लेना होता है, उन्हीं का चूल्हा लेना होता है, और चावल, बेसन, रोटियाँ जो आपको अपने हाथों से पकाना है, जो आपको अपने पार्टी के हिसाब से एंजॉय करना है, अपने दोस्तों के हिसाब से करना है, वो आप वहाँ खाना अपने हाथों से बनाना पड़ता है। और हाथों से खाना खाकर बारिश का मज़े लेते हुए आपको उस दिन वहाँ स्टे करना होता है। और अगले दिन सवेरे ही चढ़ाई शुरुआत करते हुए उसी से ही 3 से 4 घंटे के रास्ते पे ही आपको काजड़ी करके एक इलाका आता है, काजड़ी करके एक गांव आता है। पहले गांव था, अभी उसे गांव को सरकार ने हटा दिया। तो एक काजड़ी करके जो गांव आता है उस गांव में आपको जाना पड़ता है। वहाँ काफ़ी सारी धर्मशालाएं होती है। नागपुर इलाके से ईश्वर सखाराम जी चौधरी की तरफ से भी धर्मशालाएं है, बाकी ये नागपुर वालों की तरफ से भी काफ़ी सारी धर्मशाला है। वहाँ आपको हर जगह खाना मिलते जाएगा, अलग अलग भंडारे होंगे, आपको जो चाहे वहाँ प्रसादी मिलते रहेगा। तो आपको अगले दिन काजड़ी गांव में स्टे लेना होता है। और जिसको वहाँ से नंदीगढ़ जाना हो, निशानगढ़ जाना हो या बेलगढ़ जाना हो और कोई जाना हो, तो पहले दिन श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। और अगले दिन
उसके बाद अगले दिन वो अपनी जर्नी के लिए स्टार्ट करते हैं, नागद्वार की मेन यात्रा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि काजड़ी के पास ही एक द्वार है जहाँ कपूर जलाया जाता है, नारियल फोड़े जाते हैं, और वहीं से कपूर और नारियल फोड़े जाते हैं, और वहीं से यात्रा उनको भगवान को प्रणाम करते हुए आगे की यात्रा शुरुआत करते हैं। वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर चलते ही आपको पद्मशेष करके एक मंदिर पड़ता है, जो नागद्वार यात्रा का मेन मंदिर होता है। पद्मशेष जिसे बड़े भगवान भी कहा जाते हैं, वो मेन मंदिर होता है नागद्वार स्वामी का। तो वहाँ से वो पद्मशेष करते हैं। उसके बाद वहीं से 2-3 किलोमीटर से पे ही उसके बाद आपको पश्चिम द्वार मिलता है। गुफा के अंदर भगवान शिव जी की मूर्ति है। गुफा के अंदर आपको टॉर्च लेकर जाना होता है, पानी से होते हुए, पूरा चिकला होता है वहाँ पे, और झरना है, वाटरफॉल है। आपको नहाना हो, जो कुछ भी करना है, एंजॉय करना होता है, आप वहाँ कर सकते हो, नहा सकते हो, खेल सकते हो कुछ। और वहाँ प्रसादी भी चलती होती है, तो आप प्रसादी का भी आनंद ले सकते हो। आगे चलते हुए आपको पूरे दिन भर में काफ़ी सारे मंदिरें मिलेंगे, काफ़ी सारे भंडारे मिलेंगे, काफ़ी सारी जगह मिलेंगी जहाँ पे आपका फुल एंजॉय हो सकता है। आप वहाँ मज़े ले सकते हो और यात्रा को आगे बढ़ा सकते हो। उसमें आता है आपका दादाजी धूनी वाले, चिंतामणि, नागिनी पद्मिनी, गुलाल शेष, हल्दी शेष, और भी काफ़ी टेम्पल्स है वहाँ जो गुफाओं के अंदर है। आपको गुफाओं के अंदर जाते हुए, किसी गुफाओं के अंदर सोते हुए जाना पड़ता है, तो किसी गुफाओं में ऊपर चढ़ते हुए जाना पड़ता है। किसी गुफाओं के अंदर आपको 30 किलोमीटर अंदर जाकर ऊपर चढ़ना होता है, जैसे कि गंगावन शेष बोला जाता है। काफ़ी अंदर जाते हो, ऊपर जाना होता है फुल अंधेरे में, कहीं पे भी उजाले की एक किरण भी नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी के अंदर से पानी बहता रहता है। और ऊपर जाने के बाद काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे होते हैं, वहाँ चिल्लाते रहते हैं, काफ़ी सारा एंजॉयमेंट होता है, आप लोग फुल मज़ा करते हो वहाँ पे। ऐसा करते हुए आप गंगावन शेष वाले गुफा में जाते हुए ऊपर जब चढ़ाई चढ़ते हो या ऊपर अंधेरे में जाते हो, गुफा के अंदर जाते हो, तो शिवलिंग के ऊपर एक फाउंटेन या आप झरना गिरते हुए देखोगे, और एक बहुत सुंदर ऐसा वो मंदिर है, या ऐसे वो प्रॉपर भगवान है, ऐसे आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद आप चिंतामणि जा सकते हो। चिंतामणि में आपका खाने और रहने की काफ़ी अच्छी सुविधाएं है। आप वहाँ पे आराम करना हो तो सो सकते हो, या आप अगली जर्नी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर करते हुए स्वर्ग द्वार, नीमगिरी, ऐसे करते करते आपको अगला जो बड़ा मंदिर पड़ता है वो होता है चित्रशाया माता। काफ़ी दुर्लभ है, सीढ़ियाँ लगी हुई है जो सिर्फ पहाड़ियों के ऊपर रखी जाती है या खिलों से ठोकी जाती है। आपको पहले लगेगा कि थोड़ा दिक्कत वाला काम है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास जाइए और आप चित्रशाया माता के पास पहुंचेंगे। सीढ़ियों से होते हुए, खाइयों को देखते हुए, काफ़ी सारी खाइयाँ दिखाई देंगी, जिसमें आप काफ़ी वीडियोस, फोटोज़, आप जो चाहो वो आप नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे जाते हुए आपको चित्रशाया माता आगे आपको मिलेंगी। चाय पानी की सुविधा, प्रसाद की सुविधा, खाने पीने की सुविधा सारी आपको पूरे इलाके में मिल जाएंगी। तो गाइस, आप चित्रशाया माता पहुंचते ही आपको वहाँ धागे के बंडल मिलते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वहाँ की मान्यता है कि वो धागा वहाँ से बांधते हुए आगे से खाई से होते हुए आगे माता के दूसरे टेंपल तक पहुँचना होता है। तो काफ़ी श्रद्धालु धागा बांधते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करते हुए आपको नेचर का मज़ा लेते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। चित्रशाया माता के पास आप पहुंचकर दर्शन लीजिए। वहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं, हल्दी कुमकुम ये वगैरह, जो चाहिए आप जो ख़रीदना चाहो आप दुकानों से ख़रीद सकते हो। छोटी छोटी दुकानें लगती है और पूरा जंगल इलाके में ये सारा एक्टिविटी होती है। उसी के बाद चित्रशाया माता के पास की यात्रा अपनी होती है
पूरी तरीके से ख़त्म। तो वहाँ से लोग काफ़ी लोग घर के लिए प्रस्थान करते हैं और काफ़ी लोग अपने स्टे के पास आते हैं। तो जो घर के पास जाने के लिए जाते हैं वो चित्रशाही माता से नीचे उतरते हुए भजगिरी और भजगिरी से होते हुए धूपगढ़ और धूपगढ़ से होते हुए पचमढ़ी और पचमढ़ी से होते हुए अपने घर चले जाते हैं। जो युवा होते हैं, जो फैमिलीज़ को नहीं लेके आते हैं, वो चित्रशाही माता से होते हुए चित्रशाही माता के पास से गुप्त गंगा की ओर चले जाते हैं। जो गुप्त गंगा माता के मतलब गुप्त गंगा जो एक टापू है या एक इलाका है, वहाँ पे थोड़ा सा कठिन चढ़ाई है या कठिन बोल सकते हैं पर यात्रा है। तो वहाँ युवाएँ जाते हैं, ज़्यादातर युवा और जेंट्स ही जाते हैं। वहाँ पे आपको वाटरफॉल भी देखने के लिए मिलेगा। छाती तक पानी होता है, एक गड्ढे के अंदर काफ़ी छाती तक पानी होता है। काफ़ी लोग वहाँ नहाते हैं, धोते हैं, स्विमिंग करते हैं और आगे की जर्नी गुप्त गंगा के पास चले जाते हैं। अब गुप्त गंगा के पास से आपको पूरा दिखाई देगा, पूरा इलाका खुला खुला खाई खाई, हर जगह आपको खाई खाई दिखाई देगी, कहीं पे भी रास्ता दिखाई देता है नहीं। तो जो बंदा आपके पास कोई एक्सपर्ट बंदा हो या पहले जा चुका हो नागद्वारी यात्रा और उसको सारी चीज़ें पता हो तो ही आप गुप्त गंगा वाले रास्ते के तरफ जाइए, नहीं तो फिर आप नीचे से उतरते हुए भजगिरी की तरफ से निकल जाइए। तो गाइज़ हमें सारी चीज़ें पता थी, इसलिए हम लोग हमेशा गुप्त गंगा वाले रास्तों से ही जाते हैं। गुप्त गंगा के रास्तों से ही आपको थोड़ा अगर आगे जाने के बाद खाई से न डरते हुए थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको एक सीढ़ी दिखाई देगी जो स्ट्रेट होती है खाई के अंदर, स्ट्रेट होती है, इसी खाई के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। तो आपको वहाँ सीढ़ी पे धीरे धीरे करके सीढ़ी पे पूरी स्ट्रेट सीढ़ी होती है जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा फटेंगी। तो मोस्टली मैं चाहूँगा लेडीज़ बच्चे उस रास्तों से ना जाए। आपको थोड़ा सीढ़ी से 10 या 12 फीट नीचे उतरना होता है। उसके बाद आपको रस्सी पकड़नी होती है, दूसरे साइड में रस्सी होती है, उस रस्सी को पकड़ते हुए और आपको 20 फीट नीचे आ जाना होता है, 20 से 25 फीट नीचे आ जाना होता है। उसके बाद आपको और सीढ़ियाँ मिलेंगी जिससे और आपको खाई के नीचे और आना होता है और ऐसे नीचे उतरते उतरते आपको आपके बीच में फिर एक छोटा सा टीन का शेड डाल के एक छोटा सा पुल बनाया, कच्चा पुल जो बोलते हैं, 2 पहाड़ी को जोड़ने वाला एक छोटा सा पुल बनाया हुआ है, कच्चा पुल जिसे बोलते हैं। वहाँ से होते हुए आपको एक पहाड़ी से गुप्त गंगा के दर्शन करते हुए, बहुत अच्छा व्यू है गाइज़, कभी मिस मत करना। फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी हटके है और आपको ये व्यू कहीं नहीं मिलने वाला। तो इस व्यू को करते हुए या इस नेचर को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना होता है और वहीं से आगे जाकर 1 किलोमीटर जाकर आपको 1 से 1.5 किलोमीटर जाकर आपको वही वाला रास्ता भजगिरी का रास्ता मिलता है सेम। और उस रास्ते से आपको आगे 2-3 किलोमीटर चलने के बाद भजगिरी करके एक इलाका आता है। मोस्टली उस भजगिरी इलाके में आपको ज़्यादातर भजे की दुकानें मिलेंगी। तो गाइज़ जो भजगिरी है, आप वहाँ भजगिरी में जो चाहे वो आप खा सकते हो। वहाँ मैगी मिल जाएगी, नूडल्स मिल जाएगा। उसके बाद नागपुर के लोग तो खर्रावासी होते हैं तो उनको ज़्यादातर खर्रा चाहिए होता है, खर्रे के बगैर उनको संडास नहीं लगती, चाय नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, आप वहाँ खा पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। उसी के बाद आगे की जर्नी धूपगढ़ की होती है। आगे नेचर को देखते हुए खाइया, बादल, फाउंटेन, कीचड़, बारिश, ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी आगे की जर्नी पे चलते हो और आगे की जर्नी में गीले होते हुए आगे बढ़ते हुए आप धूपगढ़ पहुँचते हो। धूपगढ़ से आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होता है और वहाँ से आपको ट्रैक्स, जीप और या किसी में भी आपको बैठ के पचमढ़ी उतर जानी होती है। पचमढ़ी में बहुत बड़ा मेला होता है लगा हुआ, आपको जो चाहे वो आप खरीद सकते हो, कपड़ों से लेकर कंबल से लेकर हर चीज़ वहाँ मिल जाती है। आपको जो खरीदना है वहाँ से खरीदिए, या आपको आगे की जर्नी करनी है या घर जाना है वो आप डिसाइड कीजिए। उसके बाद वहाँ गुप्त महादेव भी आता है, थोड़ी ही दूर पर आप जाते हो तो गुप्त महादेव करके एक भगवान का स्थल है।
वहाँ पे भी जा सकते हो। जटाशंकर जा सकते हो, जटाशंकर बहुत अच्छी जगह है, वहाँ आप जाइए। उसके बाद बड़ा महादेव भी जा सकते हो, जहाँ पे काफ़ी सारे त्रिशूल रखे हुए हैं। भूरा भगत जा सकते हो, या पचमढ़ी एरिया के हिल स्टेशन सारे आप घूम सकते हो, वो आपका मैटर है। पर काफ़ी लोग यहाँ से थक कर घर के लिए जाते हैं और तामिया का जंगल होते हुए, पातालकोट होते हुए, अनहोनी करके तामिया में एक जगह आती है अनहोनी, वहाँ गर्म पानी का कुंड होता है। एक तीर्थ क्षेत्र है भगवान शिव जी का। हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर जाते हैं, वहाँ पे भी एक छोटा सा मेला जैसा ही लगता है। वहाँ पे प्रसादी होती है। वहाँ पे भी आपको नहाने के लिए एक बड़ा सा गर्म पानी का कुंड है, जहाँ आपको ज़मीन से खोलता हुआ पानी दिखाई देगा, और जहाँ पे आप नहा सकते हो गर्म पानी के। और वहाँ विश्राम कर प्रसादी लेकर आप अपने सिटी के लिए रवाना हो सकते हो। तो ऐसी ये नागद्वार की यात्रा है। अब इस यात्रा में आपको क्या कैरी करना है, क्या सामान लेके जाना है और क्या नहीं, अब हम इस पे भी वो चर्चा कर लेते हैं। तो जो युवा जा रहे हो तो कुछ ना लेके जाए, अपने पहने कपड़े होते हैं बस उसी के ऊपर चले जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको लगता है तो 1-2 हाफ पैंट और टी शर्ट एक्स्ट्रा रख लीजिए, या उसके अलावा और भी कुछ मत लेके जाए। फैमिली साथ में हो तो कंबल ब्लैंकेट ले सकते हो। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है टैबलेट्स। आपको बुखार, ठंडी, सिर दर्द, बाम या ऐसी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है सबसे पहले लेके जाइए आप। आपको उसी के साथ साथ टॉर्च लेना ज़रूरी होता है। गुफाओं के अंदर आपको अंधेरा रहता है तो आपको टॉर्च की ज़रूरत होती है। बच्चों के लिए रेनकोट ले लेना होता है, या आप खुद बारिश से डरते हो तो आपको खुद रेनकोट कैरी करना होता है। छाता कैरी करना हो तो छाता कैरी करता है, छाता तो कैरी नहीं होता है, रेनकोट ही कैरी होता है, तो आप वो कैरी कर सकते हो। ऐसे चीज़ें आपको कैरी कर नागद्वार यात्रा के लिए जाना होता है। बाकी खाने पीने की तो आपको कोई चिंता नहीं, हर जगह भंडारे होते हैं, हर जगह यात्री आपको मिलते हैं, या हर जगह आपको प्रसादियाँ मिलती रहती है, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। फिर वहीं से आपको पचमढ़ी का बस स्टैंड आता है। बस स्टैंड से आपको बस पकड़ लेनी होती है। आपको छिंदवाड़ा उतरना है, नागपुर उतरना है, अकोला उतरना है, या आपका मन करे आप अपने घर के हिसाब से उतर जाइए, अपने घर चले जाइए। जो श्रद्धालु होते हैं वहाँ से आने के बाद कसनी करके एक कार्यक्रम होता है, वो उसे फॉलो करते हैं। या जो सिर्फ नेचर घूमने जाते हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं, हमसे कसनी नहीं होगा। अब ये कसनी क्या चीज़ होती है ये बता देते हैं। ये कार्यक्रम होता है, या एक ये 1.25 महीना तक निभाई जाने वाली एक आप बोल सकते हो रस्म बोल सकते हो, कि दूसरे के हाथ का पानी नहीं पी सकते, दूसरे के बनाए हाथ का खाना नहीं खा सकते, होटल का खाना नहीं खा सकते। संडास से आने के बाद या पेशाब से आने के बाद आपको नहाना होता है। ऐसे कुछ नियम होते हैं जो कड़े नियम होते हैं, उसे फॉलो किया जाता है 1.25 महीना तक। और 1.25 महीने के बाद एक पूजा होती है जिसे कड़े की पूजा कहा जाता है। उस पूजा में जो नागद्वार जाते हैं उन लोगों को इनवाइट किया जाता है। जो कट्टर भक्त होते हैं उनको अलग प्रसादी दी जाती है, और जो नॉर्मल भक्त होते हैं उनको एक अलग प्रसादी दी जाती है। उसमें खाना खिलाया जाता है भक्तों को, उसमें कड़ी प्रसादी दी जाती है। और भगवान की आरती हो जाने के बाद, या भगवान की वो पूरी एक पहाड़ी जैसा एक नक्शा हार फूलों से बनाया जाता है, और उसे फिर थोड़ी देर के बाद पूजा हो जाने के बाद में उसे उठाकर विसर्जित किया जाता है। उसके बाद खाने की प्रथा चालू होता है, महाप्रसादी वगैरह जो करते हैं, और महाप्रसादी कर वो अपनी कसनी को तोड़ देते हैं, या उस जो मान्यता है उनकी उसे पूरा करते हैं। ऐसी हो जाती है पूरी नागद्वार की यात्रा। तो भाई जो कुछ भी मैंने बताया, इस चीज़ में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, या मेरे बातों में शब्द इधर उधर हो सकते हैं, तो इसे आप लाइटली लीजिएगा। जो पुराने भक्त हैं उनको सारी चीज़ें पता है, और जो नए भक्त हैं वो अभी धीरे धीरे पता कर रहे हैं। मैं नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए
अभी जो 5 सालों से मैं जा रहा हूँ वो नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे काफ़ी 10 साल जो गए हैं, बहुत कठिन यात्रा गए हैं, जिसमें मैंने टाइगर भी देखा हुआ है, मैंने काफ़ी सारे सांप भी देखे हुए हैं। उसके बाद काफ़ी सारी मैंने ऐसी कठिन यात्रा दिखाई जिसमें नदियाँ पूरी भर जाती थी और नदियों के बीच से कोरकू के माध्यम से निकलना होता है। मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ बहते हुए भी देखी हुई है। जब नदी को उफान आता है, जब नदी अपने क्रोध में आती है, तो ऐसे मैंने काफ़ी साल 10 साल 12 साल पहले ऐसी चीज़ें देखी भी है जब मैं छोटा था। मेरी माता श्री काफ़ी सालों से जाती है और मैं बचपन से ही यात्रा शुरू कर चुका हूँ, तो मुझे वहाँ का बहुत कुछ पता है। वहाँ के काफ़ी सारे रास्ते पता है निशानगढ़ कैसे जाता है, नंदीगढ़ कैसे जाता है और बाकी के रास्ते हैं, तो मुझे सारी चीज़ें पता होती, इसलिए मैंने आपके सामने वो बातें रखी। अब इस चीज़ में मेरे शब्द भंडार से कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और मेरे तरफ से कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हर हर महादेव। बाय बाय।